नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। राष्ट्र धर्म में आप सभी का स्वागत है। राष्ट्र धर्म में आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के 4 साल पूरे हो गए हैं और अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। लेकिन इससे पहले इस मौके पर यूपी सरकार ने अपनी उपलब्धियों को गिनवाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मौके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और सीएम योगी ने यह कहा है कि प्रदेश में पहली बार सभी त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाए गए हैं और अब कोई दंगा भी नहीं होता है, जो सरकार की एक बड़ी उपलब्धि है। इसके अलावा केंद्र की योजनाओं में भी अब राज्य ज्यादातर शीर्ष स्थानों पर है और अब उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य की श्रेणी से हट करके सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन करके उभरा है। यूपी के सीएम ने यह कहा है कि आज इज ऑफ डूइंग की लिस्ट में भी यूपी नंबर 2 पर है और काफी लंबी छलांग लगाई है। सीएम योगी ने यह कहा है कि पहले यूपी में केंद्र की योजनाओं को जगह नहीं दी जाती थी। अगर केंद्र सरकार की योजनाओं को पुरानी सरकार लागू करती तो बड़ा परिवर्तन हो सकता था। हमारी सरकार ने इन्हें मिशन मोड में लागू किया। प्रधानमंत्री आवास योजना के मोर्चे पर यूपी नंबर 1 है। सीएम योगी ने यह कहा है कि हमारी सरकार ने किसानों के लिए लगातार काम किए हैं और किसानों को 1.5 गुना तक एमएसपी दी गई है। अपराधियों के खिलाफ यूपी में जो एक्शन लिया गया है वो देश में एक मानक बना है। वहीं विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यह कहा है कि भाजपा सरकार ने 4 सालों में प्रदेश को बुरी तरह से चौपट कर दिया है, कि ये 20 साल पीछे चला गया है। इसके अलावा कांग्रेस ने भी जमकर निशाना साधा है। हम लोगों ने प्रदेश के अंदर जो परिवर्तन किया है, आज मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इस परिवर्तन ने उत्तर प्रदेश को एक नई पहचान दी है। आज उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य की श्रेणी से उभर करके देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है। जिस उत्तर प्रदेश की आबादी सर्वाधिक थी, लेकिन जब अर्थव्यवस्था की बात आती थी या प्रदेश में निवेश की संभावनाओं की बात आती थी, निवेश अनुकूल वातावरण से जुड़े हुए मुद्दों की बात आती थी, या उत्तर प्रदेश के प्रति व्यक्ति आय की बात आती थी, तो इसमें हम लोग प्रथम 3 स्थानों में कहीं नहीं टिकते थे। यही नहीं, प्रदेश के अंदर बेरोजगारी की दर, आबादी अधिक थी तो बेरोजगारी की दर भी उतनी ही अधिक होती थी। उत्तर प्रदेश निवेश अनुकूल वातावरण बनाने में पूरी तरह सफल रहा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, यानी व्यवसाय की सुगमता में, आज उत्तर प्रदेश देश के अंदर 15-16 में जो रैंकिंग हमारी 14वें स्थान की थी, आज वह दूसरे स्थान पर है। देश की 2015-16 में उत्तर प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था 5वें-6ठे स्थान पर थी, आज वह दूसरी अर्थव्यवस्था के रूप में देश में उभरा है। और प्रति व्यक्ति आय भी उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने इस दौरान जो प्रयास प्रारंभ किए, रोजगार की व्यापक संभावनाओं को आगे बढ़ाया है। केंद्र सरकार के साथ मिलकर के राज्य ने जो उपलब्धियां हासिल की, उसका परिणाम है कि आज हम लोग प्रधानमंत्री आवास योजना में देश के अंदर, चाहे वह ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र की, प्रधानमंत्री आवास योजना में उत्तर प्रदेश नंबर 1 स्थान पर है। स्वच्छ भारत मिशन, जो देश के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा एक अभियान था, जिसने प्रत्येक नागरिक के जीवन में व्यापक परिवर्तन करने के साथ ही नारी गरिमा का भी जो प्रतीक बना, इसने व्यापक परिवर्तन का कारण, सबसे बड़ी चुनौती इस मार्ग में उत्तर प्रदेश था। उत्तर प्रदेश ने 2017 से जो कार्य प्रारंभ किया, 2,61,00,000 से अधिक शौचालयों का निर्माण करके देश के अंदर प्रथम स्थान भी प्राप्त किया। केंद्र सरकार की वे सभी योजनाएं, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना, प्रधानमंत्री उजाला योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान की योजना
यानी इससे जुड़ी हुई जितनी भी योजनाएं थी, इन सभी योजनाओं में उत्तर प्रदेश जहां पहले बहुत पीछे हुआ करता था, किसी में 23वें नंबर पर, किसी में 27वें नंबर पर, आज उन सब में उत्तर प्रदेश अपनी एक बेहतरीन कार्य पद्धति के कारण पहले स्थान पर है। तो खाद्यान्न उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश ने इस दौरान बेहतर प्रदर्शन किया है। जो में यह भी है कि पिछले 4 वर्ष के दौरान ये वही उत्तर प्रदेश है जिसमें कोई पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से नहीं मनाया जा सकता था। आज मैं इस बात को बड़े हर्ष और गौरव के साथ कह सकता हूं कि विगत 4 वर्ष में सभी पर्व और त्योहार बहुत शांतिपूर्ण तरीके से प्रदेश के अंदर संपन्न हुए। और यही नहीं, 4 वर्ष में प्रदेश के अंदर कोई दंगा भी नहीं हुआ, बल्कि प्रदेश सरकार ने पेशेवर अपराधी और माफियाओं के खिलाफ, प्रदेश में शांति भंग करने वाले तत्वों के खिलाफ जो कार्रवाई की, वो देश के अंदर एक मानक भी बने और उसके परिणाम देश के अंदर भी और हर एक तबके ने उसको बहुत सकारात्मक भाव के साथ। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ 2 मेहमान, देवेंद्र प्रमुख भारतीय जनता पार्टी से और संजीव त्रिवेदी समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों मेहमानों का स्वागत है। सबसे पहले मैं देवेंद्र प्रमुख जी आपके पास आना चाहूँगा। 4 साल हो गए हैं योगी सरकार को, आपको बधाई और शुभकामनाएं। 4 साल सफलतापूर्वक आपने निकाले और जो तमाम आंकड़े पेश किए गए हैं सीएम योगी की तरफ से, देश को आगे जिस तरीके से अब बढ़ रहा है विकास के पथ पर, उस बारे में बताया गया है और जिस तरीके से नंबर 1, नंबर 2 कई योजनाओं में रहा वो भी बताया गया है। लेकिन समाजवादी पार्टी ने यह दावा किया है कि प्रदेश 20 साल पीछे चला गया है, प्रदेश में भाईचारा जो था उसको भी ठेस पहुंची है और आपने कोई काम नहीं किया, मेट्रो की लाइन नहीं बिछाई। तमाम आरोप समाजवादी पार्टी की तरफ से भी लगाए जा रहे हैं। धन्यवाद जितेंद्र स्वामी जी, आपका बहुत बहुत आपने बधाई। आपके चैनल के माध्यम से सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद, सबको नमस्कार। और मैं बता देना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से सारी योजनाएं बताई हैं, भारत सरकार की जितनी योजनाएं हैं वो सारी उत्तर प्रदेश में पहले और दूसरे नंबर का काम कर रही हैं। उत्तर प्रदेश अपने आप में एक देश है, दुनिया का 16वां नंबर आता है उत्तर प्रदेश का आबादी में और देश का पहला राज्य है। जहां समाजवादी बात करती है उसके जंगल राज को खत्म करने का सबसे बड़ा और पहला काम था, वो बहुत जरूरी था। किसान से लेकर उज्ज्वला योजना तक, प्रधानमंत्री आवास तक, सम्मान निधि तक जितने भी काम किए हैं, तो हो सकता है कि इस डिबेट से काम नहीं चलेगा, कई घंटे में वो जो है साबित हो पाएंगे और उसके बारे में बताया जाएगा। लेकिन आपके चैनल्स के माध्यम से ये क्लियर हो चुका है कि कहीं प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक एक चीज को बिल्कुल क्लियर कर दिया है और समाजवादी पार्टी का एक लोकतंत्र में अपना अधिकार है कि वो उंगली उठाने में पहले से ही माहिर रहे हैं वो लोग, क्योंकि उनसे कुछ हुआ नहीं है तो इसलिए वो कुछ भी उठाएं। और जो मेट्रो की बात कर रहे हैं या किसी और विकास की बात कर रहे हैं, तो उनके पास भी पूर्ण बहुमत की सरकार थी, उन्होंने कितनी मेट्रो चलाई है, कितनी कानून व्यवस्था में सुधार किया, ये सबके सामने है। और आज मैं एक चीज और क्लियर कर देना चाहता हूँ हितेंद्र जी, आपके सर्वे के मुताबिक, कई चैनल टीवी के सर्वे के मुताबिक, और अब ज्यादा समय चुनाव में नहीं है, 4 साल हमारे बेमिसाल के तौर पर पूरे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे प्रदेश की जनता ने मोहर लगाई है माननीय योगी आदित्यनाथ जी के कार्य पर। मैं बधाई देता हूं पूरे प्रदेश में ई वोटर के सर्वे में हम 300 प्लस सीट अगर आज चुनाव जीते तो आपके चैनल और मीडिया बता रहा है। तो कहीं ना कहीं सोचने की जरूरत पड़ती है आरोप लगाने वालों पर, प्रत्यारोप करने वालों पर। हमें काम करने की आदत है, काम कर रहे हैं। जिन्हें आक्षेप करना है वो पिछले 4 साल से आक्षेप करते करते अभी थके नहीं है और 5-6 महीने इसी काम को करेंगे और उसके बाद उनका रिजल्ट भी आ जाएगा। वो 2022। बिल्कुल संजीव जी को भी चर्चा में लेकर के आता हूं। संजीव जी, आपको क्यों लगता है, क्योंकि एक तरफ यूपी के जो सीएम हैं योगी आदित्यनाथ, वो कहते हैं कि बीमारू प्रदेश था पहले उत्तर प्रदेश और अब वो उससे उभर रहा है, आप क्यों इस तरीके का दावा करते हैं कि अब बीमारू हो गया उत्तर प्रदेश? नहीं, आपकी आवाज मुझे साफ नहीं आ रही है। संजीव जी, क्या मेरी आवाज सुन पा रहे हैं सही तरीके से? संजीव जी, कुछ टेक्निकल एरर है क्या?
जी, चलिए फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे और कुछ तकनीकी कमी होगी, मैं अपनी टीम से निवेदन करूंगा कि फिर से सुधार किया जाए और फिर से कनेक्ट किया जाए संजीव जी को। लेकिन जिस तरीके से देवेंद्र जी आपने ये कहा है कि विपक्ष है, आक्षेप करने की आदत है और वो करता ही रहेगा, लेकिन विपक्ष की आवाज़ को इस तरह से नज़रअंदाज भी नहीं किया जा सकता, जवाब देना पड़ेगा और जनता को आखिरी फैसला लेना होता है, लेकिन विपक्ष की अपनी एक अहम भूमिका होती है लोकतंत्र में, तो इस तरीके से नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। जिस तरीके से कांग्रेस ने भी एक बुकलेट आज जारी किया और जिस तरीके से ये बताया गया कि कहीं ना कहीं जो छोटे जो लघु उद्योग थे वो हजारों की संख्या में, 68,000 की संख्या में बंद हुए उत्तर प्रदेश में, तो इस बारे में स्पष्टीकरण तो देना पड़ेगा सरकार को कि आखिरकार क्या वजह रही, क्या उनका कोई विस्तारीकरण किया गया है, मर्ज किया गया है, या फिर वाकई इस तरीके से बंद हुए उद्योग। चीज क्लियर कर देता हूँ जितेंद्र जी, बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात उठाई है कि लोकतंत्र में विपक्ष की अपनी भूमिका होती है और विपक्ष को विपक्ष के तरीके से अपनी बात रखनी चाहिए, सबका अधिकार है। लेकिन आक्षेप करना, झूठ बोलना, बेवजह की बात जनता के बीच में लाना, ये आखिर कब तक चलेगा? मैं तो स्पष्ट कर रहा हूँ कि देश की हमारी जो जिम्मेदारी है वो 22 करोड़ लोगों को सेटिस्फाई करने की जिम्मेदारी है। उनको ये बताने की जिम्मेदारी है कि हमारी सरकार उनके मुताबिक काम कर रही है या नहीं कर रही है। हमें विपक्ष पे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, विपक्ष अपना काम कर रहा है और जितेंद्र जी विपक्ष अपना काम कर रहा है, उसे अपना काम करने दीजिए। हमें तो सिर्फ जनता के वादों पर, जनता की उम्मीदों पर, हमने जनता के बीच में वादे किए उन पर खरा उतरना और जनता की जो उम्मीद हमसे है उन पर खरा उतरना है, ये हमारा प्रयास है। इसी प्रयास को हम लगातार करते आ रहे हैं। और जो लघु उद्योग की बात करते हैं, छोटे उद्योगों की बात करते हैं, उनके पास कौन सा ऐसा रिकॉर्ड है? उन्हें तो एक स्पीच देना है और कुछ भी छोटे उद्योग, लघु उद्योग, हम तो कहते हैं छोटों की बात छोड़िए। बिल्कुल सर, सरकार की तरफ से भी इस बारे में कोई डिटेल नहीं दी गई कि कितने निवेशक आए हैं, कितना निवेश हुआ है, इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। निवेश के बारे में मैं बता देना चाहता हूं कि आपने देखा है कि नोएडा से लेकर प्रदेश की आर्थिक राजधानी जगह जगह आपने देखा कि कितने उद्योग, कितनी बड़ी बड़ी कंपनियां उत्तर प्रदेश में आ रही हैं। पलायन होकर अगर विदेशों से भी कंपनियां आ रही है तो बड़ी संख्या में ओप्पो जैसे, बड़े सैमसंग जैसे आपने देखे कि फोन की स्मार्ट कंपनियां, जो बड़े बड़े उद्योग है वो भी स्थापित हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में। बड़े बड़े हवाई अड्डे से लेकर बड़े बड़े फिल्म जो नगरी की बात करते हैं मुंबई, वो भी उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं आपने देख लिया, उसका भूमि पूजन हुआ है। तो उत्तर प्रदेश को दिशा मिली है। वास्तव में सही बोल रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, पहले बीमारी को ठीक किया, बीमारू प्रदेश के नाम से फेमस था उत्तर प्रदेश। आज मिसाल दी जाती है उत्तर प्रदेश की। कानून व्यवस्था, अगर दिल्ली का मुख्यमंत्री कहीं बात फंसती है, हरियाणा से कहीं बात आती है या अदर्स कहीं आज बंगाल जैसे प्रदेशों से बात आती है, तो कहते हैं कि योगी जैसे मुख्यमंत्री की जरूरत है। कहीं ना कहीं हमें भी कानून व्यवस्था लेकर और विकास को लेकर कोई मॉडल अपनाना है तो माननीय योगी जी की उत्तर प्रदेश सरकार से अपनाना है। लेकिन जिस तरीके से सवाल उठाए जा रहे हैं, आपने कहा कि किसानों की आय दोगुनी करने पर काम, और बल्कि पूरी प्रदेश में जितने भी लोग रहते हैं उनकी भी आय दोगुनी करने पर काम कर रही है सरकार, लेकिन जिस तरीके से दावा किया गया है कांग्रेस की तरफ से कि आत्महत्या में, किसानों की आत्महत्या में नंबर 1 बन गया प्रदेश। कर देता हूं जी, आप भी बैठे हैं, आप जो है सारे डाटा के साथ बैठे हैं, आप लोग सब चैनल के माध्यम से सब होता है। बयान वो देना चाहिए जिसपे तथ्य हो, वो बोलना चाहिए। कांग्रेस आखिर खत्म क्यों होती जा रही है, कांग्रेस मिटने का काम क्यों कर रही है? राहुल बाबा को ये पता नहीं है कि बोलना क्या है, वो संसद में बोलते क्या है, उनके मुंह से निकलता क्या है। उनकी बहन प्रियंका जी उन्हें बचाने के लिए आती हैं, वो बयान को घुमा कर देती हैं। फिर उनके बड़े बड़े लीडर्स आते हैं, सफाई देते हैं कि राहुल बाबा को घेरने की कोशिश की जा रही है। ऐसी तथ्यहीन बयान देने से कुछ होता नहीं है। किसानों की बात करने वाले ये लोग, अरे 60 साल का रिकॉर्ड उठाकर हितेंद्र जी देखिए, इस देश में कई लाख किसानों ने इनके राज्य में आत्महत्याएं की हैं। उनका जो हाल हुआ है उसे बदलने के लिए आज जिसे काला कानून बता रहे हैं, वही हमारी सरकार का पहला काम है कि किसानों की दशा बदलने के लिए इनके काले कानून जो 60 साल जी, कानून काम जो सरकार कर रही है वो इनसे सहन नहीं होगा। इनके कहने से कुछ नहीं होगा। किसान की खुशहाली के लिए, किसान को संपन्न करने के लिए ही हमारा पहला मकसद है कि हम 22 करोड़ लोगों की जो सबसे बड़ा प्रदेश है उनकी जरूरतों को पूरा करें। और उत्तर प्रदेश
पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर गन्ना का बहुत बड़ा एक औद्योगिक प्रदेश भी कहा जाता है, जिसमें किसान बड़ी संख्या में गन्ना से, जो गन्ना के मिलों की ये हालत थी कि पश्चिम में लोगों के गन्ने, किसानों के गन्ने खेतों में खराब हो जाते थे, खड़े खड़े मिलों की ऐसी दशा थी कि उनके गन्ने भी नहीं ले पाते थे। और उनकी कई लाखों करोड़ों की बात करता हूं मैं, कि जितनी पेमेंट किसानों की कई साल तक चढ़ा हुआ था, उन सबको देने का काम माननीय योगी सरकार ने किया है। मात्र 14 दिन की पेमेंट तय कर दी गई है कि 14 दिन तक का जो भुगतान है उस तक रोकने के बाद तुरंत क्लियर किया जाए। ऐसी स्थिति, और जो मिलों की स्थिति खराब थी, उनको सबकी उनकी क्षमता दोगुना किया है। और किसान बिल्कुल देवेंद्र प्रमुख जी, चर्चा इस मुद्दे पर जारी रहेगी और ब्रेक के बाद संजीव जी से भी बातचीत करेंगे, लेकिन फिलहाल यहां पर रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं, योगी सरकार के 4 साल पूरे हो गए हैं और इस पर 2 मेहमान मेरे साथ लगातार बने हुए हैं, देवेंद्र प्रमुख और संजीव त्रिवेदी जी। दोनों मेहमानों का एक बार फिर से स्वागत है। लेकिन ब्रेक से पहले देवेंद्र प्रमुख जी से बात हो गई थी, संजीव त्रिवेदी जी का पक्ष हमें नहीं मिल पाया था, कुछ तकनीकी कमी थी। संजीव जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। एक तरफ सीएम योगी ये दावा कर रहे हैं कि देश बीमारू प्रदेश से उभर रहा है और लगातार अर्थव्यवस्था जिस तरीके से देश में दूसरी अर्थव्यवस्था के रूप में अब उभरा है उत्तर प्रदेश, तो ऐसे में खुश होना चाहिए उत्तर प्रदेश के लोगों को। लेकिन आप कह रहे हैं कि एक बार फिर से बीमारू राज्य बन गया है और आपकी तरफ से, समाजवादी पार्टी की तरफ से दावा किया गया है कि 20 साल पिछड़ गया उत्तर प्रदेश। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी। और 20 साल समाजवादी के दृष्टिकोण से 20 साल पिछड़ गया है क्योंकि ये 5 से 4 साल बीता है 2017 से लेकर 2021 तक। आज देखिए 4 साल पूरे हो रहे हैं, इनको बधाई मेरी तरफ से। क्योंकि अपराध बढ़ा है पिछले 4 सालों में, लोगों की आत्महत्याएं बढ़ी है 4 सालों में, बेरोजगारी बढ़ी है, बेरोजगारी की दर बढ़ी है और गरीबी बढ़ी है, महिलाओं का उत्पीड़न बढ़ा है। ये जो विकास की बात करते हैं, मैं विकास ही गिना दे रहा हूँ उनका, कि आज किसान आत्महत्या कर रहा है, पहले भी करता था लेकिन आज संख्या उसकी बहुत ज्यादा बढ़ गई। अपराध में आप देख लीजिए, अपराध बढ़ गया है। सड़कों, ये कहते थे कि सड़कें 15 दिन के अंदर गड्ढा मुक्त कर देंगे, आप देखिए पूरे प्रदेश की हर सड़क गड्ढा युक्त गड्ढे पड़े हैं सड़क के ऊपर। बेरोजगारी का आलम ये है कि युवा इमाम कर रहा है, बेरोजगारी बढ़ गई है। बेरोजगारों के अंदर इस समय सुरक्षा की भावना युवा भाइयों के अंदर हमारे हो गई है। बलात्कार बढ़ा है महिलाओं के साथ में, बिल्कुल विकास हुआ और इस विकास के लिए अब इनको धन्यवाद तो नहीं दिया जा सकता, लेकिन आज दुर्भाग्य है देश का और प्रदेश का। इस तरीके से विकास अगर बढ़ रहा है
तो जनता 2022 में माफ नहीं करेगी। बिल्कुल, वो जनता का काम है सर। जनता किसको पसंद करेगी, किसको माफ करेगी और किसको मौका देगी। लेकिन देवेंद्र प्रमुख जी, ये बात भी शायद किसी से नहीं छुपी है कि आपने जरूर कुछ ऐसे नामी चेहरे जिन पर आपने कार्रवाई जरूर की है, लेकिन अपराध में कमी देखने को नहीं मिल रही। अपराध भी लगातार बढ़ रहा है। देखिए हितेंद्र जी, बिल्कुल मैं एक चीज स्पष्ट कहूंगा आपको चैनल के माध्यम से बैठकर यहाँ चर्चा कि आप अपराध का बढ़ने का जिक्र इसलिए नहीं कर सकते कि आपकी पड़ोस के जो राज्य हैं, दिल्ली है जो कि विकसित भी कहा जाएगा, चाहे वो हरियाणा पंजाब हो, चाहे वो बंगाल जैसा प्रदेश हो, आप कहीं से तुलना कर लीजिए। ये कोई हवा की बात नहीं कर रहा, मैं स्पष्ट कर रहा हूँ कि माननीय योगी जी का जो नेतृत्व है, जिस तरीके से यूपी के क्राइम को खत्म करने का काम किया गया है, एक डिमांड और मांग होती है। अगर कहीं किसी प्रदेश में कोई चीज इस तरीके की घटना घटती है तो सीधे लोग बोलते हैं कि हमें भी माननीय योगी जैसा नेतृत्व चाहिए। और उत्तर प्रदेश में एक चीज और कहता हूं कि आप कैलकुलेशन करा लीजिए बैठकर, मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश दुनिया का 16वां नंबर है। 16वां नंबर बहुत बड़ा होता, 200 प्लस कंट्री है दुनिया में, और 16वें नंबर पर हमारी आबादी उत्तर प्रदेश की। आप आंकलन कर लीजिए टोटल निकाल कर, हम टॉप पर हैं, टॉप रैंक कर पूरे प्रदेश, पूरे देश में हमारा प्रदेश क्राइम को कंट्रोल करने में पहला प्रदेश है। आप कहीं से भी दिल्ली से तुलना कर लीजिए, 2 करोड़ की आबादी का प्रदेश और दिल्ली की क्या हालत है। आप देखिए कितना 2 करोड़ लोग हमारे कौन से शहर में रह रहे हैं। दिल्ली का मुख्यमंत्री संभाल नहीं पा रहा और बात करता है बहुत बड़ी बड़ी। आप अखिलेश भैया जी कहीं से बैठते हैं, जैसे प्रचार शुरू कर देते हैं। मैं ये कहता हूं कि माननीय योगी जी ने जिस तरीके से क्राइम को कंट्रोल किया है यूपी के को, वो एक अपने आप में मिसाल है। गारंटी के साथ बता रहा हूं आपको, इसको कहीं से भी कहीं सर्वे निकाल लीजिए। एक टेरर है क्राइम, यूपी का क्रिमिनल या तो यूपी छोड़ गया और या इस जमी को ही छोड़ गया। 2 काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे कर दिए हैं। लेकिन देवेंद्र जी, यही सवाल तो पूछा जा रहा है, या तो जेल में है या फिर ऊपर चला गया, उसके बावजूद भी अपराध हो रहा है उत्तर प्रदेश में। इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते। बिल्कुल हितेन जी इनकार करूंगा, आप तथ्य के साथ बात करिए। मैं ये कहता हूं कि मैंने दिल्ली का जिक्र किया, आप हरियाणा का जिक्र कर लो, आप आने वाले किसी प्रदेश का कर लो, पंजाब का कर लो, राजस्थान का कर लो, किसी प्रदेश से हमारी तुलना कर लो। हम टोटल आबादी के अनुसार आंकड़े निकाल कर देखिए, क्राइम कंट्रोल करने में यूपी देश का पहला राज्य है। आज भी यथावत स्थिति वर्तमान समय की, मैं प्रेजेंट स्थिति जहां से बोल रहा हूं इस समय, बैठकर आज की बात कर रहा हूं, आज की डेट की, और यहीं से आप आज ही सर्वे करा दीजिए। मैं फिर कह देना चाहता हूं कि दिल्ली बहुत छोटा प्रदेश है, दिल्ली में सब चीज सारी व्यवस्था है, लेकिन दिल्ली से भी अच्छी कानून व्यवस्था आज उत्तर प्रदेश की है। मुझे कोई गुरेज नहीं कहने। संजीव जी, आप इस बात से सहमत हैं कि दिल्ली से भी ज्यादा जो व्यवस्था है, कानून की जो व्यवस्था है, वो उत्तर प्रदेश में है और उत्तर प्रदेश में अराजकता का माहौल नहीं है, जिस तरीके से आप दावा करते हैं? ये जो क्राइम हो रहा है, जो रंगे पड़े हैं बाहर रास्ते, आप सुबह उठा लीजिए और शाम तक सिर्फ अपराध ही अपराध आपको उत्तर प्रदेश में दिखाई देगा। आप उन्नाव की भी घटना हुई, अभी हाथरस की घटना हुई, अभी बुलंदशहर की घटना हुई, अभी रायबरेली की घटना हुई, अभी कासगंज की घटना, कहाँ कहाँ गिरते रहेंगे, किन जिलों में मिलते रहेंगे। और ये अपराध बढ़ता चला जा रहा है और इसका कहना है कि सारे गुंडे का जेल के अंदर या ऊपर पहुंच गए। तो ये अपराध कौन कर रहा है, इसका निर्णय आज इसको कर लेना चाहिए। या तो इनके कमिटमेंट अपराध हो रहा है या व्यक्ति तरीके से अपराध हो रहा है। एक तरफ इनका दावा ये है कि सारे अपराधी जेल में हैं, तो जब सारे अपराधी जेल चले गए तो फिर अब अपराध कौन कर रहा है? देवेंद्र जी, इस तरीके से अगर आप तुलना करेंगे अलग अलग राज्यों से, क्योंकि वहां पर अगर कोई दूसरी सरकार है तो वहां पर वहां की जनता फैसला लेगी कि कौन बनेगा, लेकिन यहां पर जहां आपको जिम्मेदारी दी है जिस राज्य की जनता ने, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी है और आप ये दावा भी करते हैं कि जो माफिया है या बड़े जो अपराधी हैं उन पर हमने कार्रवाई की है, लेकिन अपराध अगर हो रहा है तो उसकी जिम्मेदारी भी आपकी ही है। जितेंद्र जी, दावा नहीं करते के साथ और गारंटी के साथ। सर, घटनाएं सामने आई हैं, वो किसी से छुपी नहीं है। मैं बता रहा हूँ आपको, मैं बता रहा हूँ। आप जो हमारा कंपेयर करेंगे वो किस चीज से करेंगे? आज उत्तर प्रदेश जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, 2012 का जो उनका
रिकॉर्ड उठा के देखेंगे, 14 तक का देखेंगे, उससे पहले में चला जाइए। मैं तो बसपा तक की भी बात कर रहा हूँ, 2007 के शासन की भी बात कर रहा हूँ। क्या उत्तर प्रदेश में जालीदार टोपी लगा के लोगों के साथ जिस तरीके की घटना घटती थी, हिंदू मुस्लिम के दंगे होते थे, लोगों को नंगा तलवारों से काटा जाता था, क्या 4 साल में कोई घटना हुई है इस प्रदेश में? ये लोग हिंदू मुस्लिम की बात कर और बकवास करते थे चैनलों पर। आज मुसलमान सुरक्षित की बात करते हैं। आज किसी मुसलमान को किसी ने उंगली लगाई, कोई मुस्लिम के साथ घटना घटी, कोई हिंदू शहीद हुआ, ये क्या क्राइम का हिस्सा नहीं था? इस प्रदेश में सबसे ज्यादा कत्लेआम रिकॉर्ड उठाकर देखिए। इनकी सरकारों में कितनी हत्याएं हुई हैं, कितने लोग मारे गए हैं। क्या वो खत्म करने का काम नहीं किया हम लोगों ने? खाली क्राइम और गुंडे को खत्म करने का काम था। अरे हमने अराजकता के माहौल को मिटा दिया इस प्रदेश से। मैं दावे के साथ कहता हूं, कहीं से कहीं तक भी कोई अराजकता का माहौल नहीं है। और विकास को एक दिशा दी है, चाहे वह किसान हो, चाहे किसान सम्मान निधि हो, उज्ज्वला योजना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, सब में हम टॉप नंबर पर हैं। 27 से 28 नंबर तक के प्रदेश को आज हमने पहले नंबर पर लाकर खड़ा कर दिया है। इसीलिए हमें बिल्कुल देवेंद्र जी, वक्त की कमी है, माफी चाहूंगा, आप दोनों मेहमानों को रोकना चाहूंगा। देवेंद्र प्रमुख जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। संजीव जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और पक्ष अपना रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। राजधर्म में जिस तरीके से हमने चर्चा की है योगी सरकार के 4 साल के कार्यकाल को लेकर के, और सरकार ने जो दावा किया है कि अब जो केंद्रीय योजनाएं थी उनमें प्रदेश जो है वो कहीं ना कहीं अव्वल है और अब देश में दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन रहा है। तो इस हिसाब से अगर सरकार की बात माने तो यूपी जो है वो विकास के पथ पर लगातार आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। राष्ट्र धर्म, कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011 45 45 45 45 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के पास से बरामद विस्फोटक से भरी स्कॉर्पियो के मामले में एनआईए की जांच जारी है और इस मामले में मुंबई पुलिस के अधिकारी सचिन वाजे एनआईए की गिरफ्त में हैं। मिली जानकारी के मुताबिक सचिन वाजे ने एनआईए के सामने कबूल किया है कि अपनी खोई हुई इज्जत वापस हासिल करने के लिए ये पूरी साजिश उन्होंने रची थी। बहरहाल एनआईए को इस कहानी पर शक है और मामले की तह तक जाने के लिए छानबीन जारी है। एनआईए के सूत्रों की माने तो सचिन वाजे फिलहाल सहयोग नहीं कर रहे हैं, वो अपनी कहानी को ही सच बता रहे हैं। एनआईए इस मामले में पूर्व मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह से भी पूछताछ कर सकती है और एनआईए का यह कहना है कि सचिन ने सिर्फ खुद को इस पूरी साजिश के लिए जिम्मेदार बताया है और किसी भी और का नाम नहीं लिया है। मिले सबूत भी इशारा कर रहे हैं कि ये पूरी साजिश के पीछे वाजे ही थे। सचिन वाजे खुद को ही इस साजिश का मास्टरमाइंड बता रहे हैं, लेकिन विपक्ष की मांग है कि जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम घटा है, पूर्व पुलिस मुंबई कमिश्नर परमवीर सिंह पर भी मामला दर्ज होना चाहिए। और हालांकि एनआईए को भी शक है कि इसमें कुछ और भी लोग शामिल हो सकते हैं जिनके नाम जल्दी सामने आ सकते हैं। एनआईए इस बात की जांच कर रही है कि बरामद हुई मर्सिडीज बेंच कार में मिले पैसे, कपड़े और नोट गिनने की मशीन किसकी है। बता दें कि अंबानी के घर के बाहर से विस्फोटक मामले की जांच अब एनआईए और मनसुख की मौत के मामले की जांच एटीएस कर रही है। मुंबई आयुक्त परमवीर सिंह का तबादला ये सिर्फ आईवॉश है। सही में तो परमवीर सिंह जी का निलंबन की सिफारिश केंद्र सरकार के पास करके उनका निलंबन करके उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करने की आवश्यकता है। लेकिन शुरुआत में सचिन वाजे को संरक्षण देने का घिनौना प्रयास राज्य के मुख्यमंत्री ने किया। अभी परमवीर सिंह को भी संरक्षण देने का प्रयास हो रहा है। जो हालत सचिन वाजे के केस में राज्य सरकार की हुई, इसी प्रकार की हालत राज्य सरकार की परमवीर सिंह के बारे में होगी, इतना ही मैं कहना चाहता हूं। चलिए चर्चा करेंगे इस पूरे मुद्दे पर। ब्रजेश नंदा भारतीय जनता पार्टी से और अरविंद विद्रोही राजनीतिक विश्लेषक हैं, हमारे साथ जुड़ गए। आप दोनों मेहमानों का स्वागत है। ब्रजेश जी, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा क्योंकि जब एनआईए इस पूरे मामले पे जांच कर रही है तो लगातार इस तरीके की मांग कि पूर्व कमिश्नर पर मामला दर्ज होना चाहिए। आपको ऐसा क्यों लगता है कि इसमें पूर्व मुंबई के जो पुलिस कमिश्नर रहे हैं वो भी इसमें शामिल हैं? ब्रजेश जी। मुंबई के हेलो जी ब्रजेश जी, आपकी आवाज सुन पा रहा हूँ। हाँ, तो मुंबई के जो पूर्व कमिश्नर रहे जी, तो उनका इसमें तो पूरा हाथ है जी, क्योंकि बाजे तो छोटी मछली है, बड़ी मछली तो अभी पकड़ में आनी बाकी है। और जो शिवसेना के जो सहयोगी दल हैं वो आपस में ही तालमेल नहीं बिठा रहे हैं। आपस में जो कांग्रेस है और शरद पवार जी हैं शिवसेना के ऊपर आरोप लगा रहे हैं ये आपस में, है ना। और देशमुख जो है वहाँ के गृह मंत्री आज दिल्ली आए हुए थे पवार जी से मिलने के लिए। तो ये तो भंडाफोड़ होने वाला है। देखिए, एक रामचरित मानस में एक चौपाई है कि उभरे अंत न होए निभाऊ काल नेम जिन राय न राहु, कि जब पाप का घड़ा भर जाता है तो उसका फूटना जरूरी होता है। तो ये पाप का घड़ा भर चुका है। अब ये आप ये सोचिए ना कि जो हमारे बाला साहब ठाकरे थे उनकी गरिमा थी, वो किंग मेकर थे, उन्होंने राजा बनाए, मुख्यमंत्री बनाए। उन्होंने कभी यही नहीं चाहा कि मैं स्वयं मुख्यमंत्री बनूं मुंबई का। लेकिन उनके जो साहबजादे हमारे माननीय मुख्यमंत्री इस समय महाराष्ट्र के हैं, उनके अंदर ये महत्वाकांक्षा शुरू से पनपती थी। इसीलिए जो उनके छोटे भाई थे राज ठाकरे, उन्हें लात मार के अलग कर दिया। जैसे दूध में से मक्खी को निकाल के फेंक देते हैं, असल में बारिश तो राज ठाकरे थे। तो ये सारा एक मिला जुला प्रोपेगेंडा है। आप सोचिए ना, जो मुकेश अंबानी है कोई आम हस्ती नहीं है, वो भारत के कर्णधार हैं, भारत के उद्योग जगत को चलाते हैं वो। और उन्हें डराने धमकाने की कोशिश एक मामूली सा अदना एएसआई असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, जिसकी क्या बिसात क्या है, तो इसके पीछे बहुत बड़ी मछली है। और मछली नहीं, मगरमच्छ है, वो बहुत जल्दी एनआईए सामने लेकर आएगी। अरविंद जी,
आप इस पूरे मामले को देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे, खबरें भी देख रहे होंगे। क्या लगता है आपको, क्या शिवसेना सचिन वाजे को बचाने की कोशिश कर रही है, या फिर शिवसेना के कुछ ऐसे राज सचिन वाजे के पास हो सकते हैं जिसकी वजह से मजबूरी बन जाती है शिवसेना की कि उनको बचाया जाए? अब देखिए, अभी तक जो घटनाक्रम चल रहा है उससे साफ जाहिर हो रहा है कि सत्ताधारी भारत तो सत्ताधारी जो अघाड़ी है उसका प्रमुख जो दल है शिवसेना, वो सचिन वाजे जी को बचाने की कोशिश कर रहा है। और सचिन वाजे ही क्यों, वहाँ जो पुलिस उपायुक्त है परविंदर सिंह है, उन्होंने इनको ही उस मामले की जांच दे दी थी। तो अब पुलिस कमिश्नर पर जो कार्रवाई की मांग हो रही है तो वहाँ के विपक्ष की तरफ, वो बिल्कुल सही जायज मांग है। न्याय का तकाजा भी यही होता है, और खासकर कानून व्यवस्था के मामलों में कि आरोपी जो अधिकारी है, जांचकर्ता जो था जिसको जांचनी की गई, वही सारे गुनाह कबूल कर रहा है कि हम हैं। लेकिन ये भी कि समझ में नहीं आ रहा है कि जितनी सारी चीजें मिली है वहाँ पर, और वो क्या ये अकेले सचिन वाजे कैसे कर सकते हैं और क्यों करेंगे। किसी भी आपराधिक मामले में कारण जो है जरूरी होता है, फिर कारण के साथ साथ वो साधन किसने उपलब्ध कराया है, फोटो के साथ साथ जो चीजें होती है कि वो कहाँ से उपलब्ध हुआ, क्या हुआ, उसके कनेक्शन। तो ये बिल्कुल है कि सचिन वाजे जी पुलिस अधिकारी है, तो इसके मुंबई पुलिस कमिश्नर से इस मामले में पुलिस कमिश्नर की मिली भगत है कि नहीं, और साथ ही साथ शिवसेना सरकार इनको एक तरह से बचाने की मुद्रा में क्यों है। लगातार मुंबई पुलिस जो है जिस तरह शिवसेना के इशारे पर पत्रकारों के साथ साथ जो है अन्य उद्योगपतियों पर भी अब शिकंजा कसने की भूमिका में आ रही है, तो क्या जो शिवसेना की पहले छवि थी एक तरह से गुंडागर्दी या दबाव बनाने वाली, तो ये सरकार में आने के बाद भी जो संगठन में करते थे वो सरकार के ही जो संस्थान है, अधिकारी है, उनके माध्यम से करते हुए तो दिख रहे हैं। तो इसी को लेकर के एनआईए कार्रवाई कर रही है और विपक्ष भी मांग कर रहा है कि इसी मामले की जांच हो, और न्याय का तकाजा यही होता है कि जांच होनी चाहिए, खासकर तब जब पुलिस अधिकारी उसमें अपना गुनाह कबूल कर चुका है। लेकिन ये गुनाह कबूल करना सचिन वाजे का, जी मुझे लगता है कि किसी बड़े समूह को, बड़े व्यक्ति को बचाने के लिए ये कहीं न कहीं सारा दोष अपने ऊपर ले रहे हैं। इसलिए इनके सचिन वाजे के संरक्षणदाता कौन से किसके इशारे पर इन्होंने किया, इसकी जांच भी एनआईए को, सक्षम एजेंसियों को करनी पड़ेगी। जी ब्रजेश जी, जिस तरीके से मनसुख हिरेन की हत्या हुई है या आत्महत्या हुई है, अभी तक इस बारे में पता नहीं। एटीएस इसकी पूरे मामले की जांच कर रही है, और एक तरफ गृह मंत्री की अगर बात की जाए, महाराष्ट्र के जो गृह मंत्री हैं वो कह रहे हैं कि एनआईए का पूरी तरह से इसमें सहयोग किया जा रहा है, जो सचिन वाजे वाला मामला एनआईए देख रही है। लेकिन एटीएस की जो जांच अभी चल रही है उस पर आपको क्या लगता है कि एटीएस सही दिशा में काम कर रही है? देखिए जितेंद्र जी, जब एटीएस जांच करने के लिए पहुंची तो ये जो सचिन वाजे हैं, उस समय के जो वहाँ पे जो डीसीपी थे एटीएस के, वो सचिन वाजे को नहीं पहचानते थे। तो उन्होंने पूछा कि भाई ये क्या मामला चल रहा है यहाँ पर, तो सचिन वाजे कहते हैं कि आप रहने दीजिए, हम इसे संभाल लेंगे, आपका कोई काम नहीं है यहाँ पर। तो उसने डीसीपी ने सचिन वाजे से पूछा कि भाई तुम कौन हो, तो वो बड़े अहंकार में बोलता है कि मैं सचिन वाजे हूँ और मैं इस केस को देख लूंगा। तो अब ये देखिए कि जो चोर है वही कह रहा है कि मैं ही इन्वेस्टिगेशन करूंगा, और ये भारत का पूरा जनमानस ये जानता है कि जो सचिन वाजे है वो तो सबसे मोहरा बनाया हुआ है, उससे ज्यादा बनाया हुआ है, असल वजीर तो कोई और है। अब रही बात मनसुख की, तो मनसुख हिरेन कौन व्यक्ति है जो अपनी आत्महत्या खुद करेगा? कोई उसे ऐसा क्या कारण था उसके पीछे? या तो उसे आर्थिक मजबूरी हो गई, आर्थिक तंगी से आकर उसने आत्महत्या कर ली, और आत्महत्या करके भी ऐसी जगह अपने शब्द को अपनी ऐसी जगह लेकर गए अपने आप को जहाँ लोग बहुत कम जाते हो। तो ये तो दुर्भाग्य था सचिन वाजे का और बाकी लोगों का जो इसके पीछे हैं कि उसका जो शव था वो मिल गया, समुद्र बहा के नहीं ले गया उसको। अगर उसे बहा ले जाता तो सारा खेल खत्म हो जाता। अब ये सचिन वाजे हैं, ये 4 महीने से उसकी स्कॉर्पियो का इस्तेमाल कर रहे थे, और जो इनोवा है वो वहां का जो मुंबई पुलिस का कमिश्नर है उसके कंपाउंड में मिलती है, और उसे फिर गैराज में भेज दिया जाता है।
ये तो एनआईए की दूरदर्शिता से वो पकड़ में आई है। तो एक छोटा सा स्टिकर लगा रह गया, नंबर प्लेटें बदली गई, फिर नंबर प्लेटें बदली गई, और स्कॉर्पियो की असल नंबर प्लेट मिलती है मर्सिडीज में कैश भी मिलता है, कुर्ता मिलता है, रुमाल मिलता है। तो ये सारी चीजें इंगित करती हैं कि इसमें सचिन वाजे ही मर्डरर है मनसुख का। और इतने बड़े हमारे देश की हस्ती है, वो सम्मानित व्यक्ति है मुकेश अंबानी, तो उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब इसके पीछे कोई भी रहा हो, एनआईए उसे खंगालेगी और लेकर आएगी सामने। अरविंद जी, जिस तरीके से लगातार इस मामले की जांच चल रही है और दो जांच एजेंसियां कर रही हैं, एक तरफ मनसुख हिरेन की मौत का मामले को सुलझाने की कोशिश कर रही है एटीएस, और दूसरी तरफ एनआईए सचिन वाजे एनआईए की गिरफ्त में है और लगातार पूछताछ कर रहे हैं। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि अपनी खोई हुई इज्जत को वापस मतलब अपनी जो एक स्टेटस था उसको वापस बनाने के लिए कहीं ना कहीं इस तरीके की साजिश सचिन वाजे ने रची है, ऐसा उसने कबूल किया है। लेकिन इसके अलावा क्योंकि शक अब पूरे इस मामले पर कहीं और ही जा रहा है, जिस तरीके से विपक्ष दावा कर रहा है कि इसके पीछे कोई और ही है जो कुछ और खेल खेल रहा है, कोई बड़ा खेल खेल रहा है, आपको क्या लगता है, क्या इसके पीछे कोई कुछ बड़ी गहरी साजिश हो सकती है? बिल्कुल इसके पीछे गहरी साजिश ही है, और क्योंकि अभी तक जो परिस्थितियां होती इस तरह से सचिन वाजे ने सारा जो भी मामला है उसका अपने ऊपर इन्होंने ले लिया, इसलिए इतनी आसानी से ले लिया जांच के बाद तुरंत। इससे प्रतीत हो रहा है किसी न किसी अपने सरपरस्त को बचाने के लिए कबूलनामा है। और क्योंकि पुलिस अधिकारी बेहतर जानते हैं कि जब ये मामला न्यायालय में पहुंचेगा तो ये किसी तरह से वहां बचने की कोशिश भी कर सकते हैं। तो प्रथम दृष्टया कबूलनामे अपने ऊपर सब दोषारोपण ले लेने से ये यही प्रतीत हो रहा है कि किसी न किसी बड़ी शख्सियत को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इनका विधिवत जांच इसलिए हो रहा है। और देखिए आर्थिक राजधानी है बम्बई, और अगर आप और हम गौर करें तो एक दौर चल रहा है जैसे वहां पर बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज के आत्महत्या का भी और सारे का भी। मैं सोशल मीडिया पर भी तमाम टिप्पणियां देख रहा था जो बॉम्बे पर बहुत ज्यादा लोग लिखते हैं। उसमें लोगों का ये भी मानना है कि ये तो बहुत अच्छा हुआ कि सचिन वाजे जो है एनआईए के लिस्ट में आ गए और वहाँ कस्टडी में है। नहीं, ये भी सूचना मिल सकती थी कि सचिन वाजे ने भी आत्महत्या कर लिया। ये सोशल मीडिया की टिप्पणी है, और टिप्पणी ऐसे लोगों ने किया है जो गंभीर जो है चिंतन करते हैं। तो सचिन वाजे एक कड़ी के रूप में एनआईए के पास आए हैं और उनके ठीक है उन्होंने कबूलनामा किया, लेकिन उस कबूलनामा पर वास्तव में किसी को यकीन नहीं हो रहा है। सबको जो मामला है उस मामले से यही प्रतीत हो रहा है कि इसके पीछे कोई ना कोई बड़ी शख्सियत है, और वो कौन है वो संसद एजेंसियों के जांच के द्वारा ही मालूम चलेगा। अभी तो हम लोग केवल एक आकलन टिप्पणी या हम लोग आपकी बातचीत की बात कर रहे हैं, लेकिन इनका सचिन वाजे के पीछे किसका हाथ है इसकी जांच बहुत गंभीरता से संसद एजेंसियां करेगी, तभी निकल करके आएगा। और ये निकल करके आना इसलिए की बहुत जरूरी है क्योंकि बॉम्बे जो है देश की आर्थिक राजधानी है, वहां पर इस तरह की लगातार घटनाएं हो रही है। इसका मैसेज पूरे देश में जा रहा है कि ये रुकना चाहिए। अब इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं, वो भी अब तो पुलिस अधिकारी की सीधे संलिप्तता से उनकी स्वीकारोक्ति से ये मामला और गंभीर हो रहा है। लोग बहुत चिंतित है कि बॉम्बे में ये हो क्या रहा है आखिर, और इसीलिए लोगों को उम्मीद भी है कि देश के गृह मंत्री अमित शाह जी इस पर जो है अपनी पैनी नजर रखेंगे, जैसा कि वो माने जाते हैं एक कुशल प्रशासक के रूप में। तो अब उनसे भी उम्मीद है, एनआईए तो अपना काम कर भी रही है, लेकिन उनसे उम्मीद है कि इस मामले पर वो अपने निर्देश देंगे और महाराष्ट्र सरकार से भी बात करेंगे कि इस तरह की गतिविधि रुकनी चाहिए। और अगर कोई संरक्षण जाता है सरकार की तरफ से तो बेनकाब होना चाहिए। ऐसा आम लोगों का भी मत है। आम लोग चाहते हैं कि इस तरह की साजिशें बेनकाब हो। कोई भी साजिश इतना बड़ा साजिश करता हो देश में, उसका नाम सामने आवे। बिल्कुल अरविंद जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। लेकिन ब्रजेश जी, बिल्कुल जिस तरीके से आप ये बार बार दावा कर रहे हैं कि इसके पीछे कुछ और है, क्या ये सिर्फ कयास लगाए जा रहे हैं, अटकलें हैं, या फिर आपके पास ऐसी कोई सबूत हैं, ऐसे कोई साक्ष्य हैं जिससे आप ये साबित करते हैं कि कुछ ना कुछ और कुछ मामला है? ये भारतीय जनता पार्टी कयास नहीं लगा रही है, ये इनकी जो सहयोगी पार्टियां हैं शिवसेना की, ये सबके दिमाग में है कि इसके पीछे कुछ ना कुछ खुरापात है।
अब सोचिए, आपके जिस व्यक्ति ने 2007 में मुंबई पुलिस से इस्तीफा दे दिया हो, तो उसे 2020 में क्या जरूरत थी लाने की, और ले भी आए तो उसे CIU का जो यूनिट हेड बना दिया, और जो हाई प्रोफाइल केसेस हैं वो उसे दे दिए गए जांच करने के लिए। तो इसके पीछे कुछ ना कुछ तो है, दाल में काला बहुत बड़ा है। और ये जो हमारी जांच एजेंसी है NIA, ये जल्दी निकाल कर लेकर आएगी। पूरे देश के सामने ये साबित होगा, और ये जो सचिन वाजे है ये महाराष्ट्र सरकार के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। ये जिस वजह से लेकर आए थे ना कि अर्णब गोस्वामी को डराएंगे धमकाएंगे, अर्णब गोस्वामी को यही गिरफ्तार करके ले गया था AK-47 के द्वारा। अर्णब गोस्वामी का कोई अपराधी था, आतंकवादी था? ब्रजेश जी, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि जिस तरीके से परमवीर सिंह का तबादला कर दिया गया है, नए मुंबई के पुलिस कमिश्नर आए हैं हेमंत, तो क्या अब आपको उन पर भरोसा है? क्या मुंबई पुलिस की जो साख जो लगातार कम हो रही थी, लगातार प्रश्न सवाल जो उठ रहे थे मुंबई पुलिस पर, वो अब शांत हो जाएंगे और अब एक बार फिर से मुंबई पुलिस की छवि वैसी बन जाएगी? मुंबई पुलिस की छवि तो बहुत अच्छी है, लेकिन उसमें कुछ लोग ऐसे हैं, सचिन वाजे और परमवीर जैसे, जिन्होंने उसे धूमिल किया है, और वो बेचारे खुद नहीं कर रहे। बिल्कुल संजय गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं शिवसेना से, उनसे जवाब ले लेते हैं। संजय जी, आपका स्वागत है NB न्यूज पर। थैंक यू जी। संजय जी, लगातार सवाल उठ रहे हैं आप पर, खासतौर पर शिवसेना पर, वो इसलिए क्योंकि लगातार सचिन वाजे को सही ठहराने की कोशिश की जा रही थी और अब NIA पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। ऐसा क्यों किया जा रहा है कि सचिन वाजे, जिस पर इतना बड़ा गंभीर आरोप और मनसुख हिरेन की इस पूरे मामले में मौत भी हो चुकी है, उसके बावजूद भी सचिन वाजे को बचाने की कोशिश शिवसेना कर रही है क्या? नहीं, देखिए, 2-3 बातें हैं जिसको मिक्स किया जा रहा है और उनको मिक्स करने की जरूरत नहीं है। एक मामला है सचिन वाजे की रीस्टेटमेंट का। रीस्टेटमेंट एक एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर है, जो नियम कायदे कानूनों के तहत ही उनकी रीस्टेटमेंट हुई, उनकी बहाली हुई और फिर उसके बाद उनको पोस्ट दी गई जो जिस विभाग के अंदर कार्य करना था। दूसरा मामला मनसुख हिरेन की हत्या का मामला, वो एक अलग केस है। अगर कोई भी अधिकारी किसी भी मामले के अंदर किसी क्रिमिनल एक्टिविटीज में सस्पेक्ट पाया जाता है तो उसके खिलाफ जांच होती है और उसके खिलाफ एक्शन लिया जाता है, उसको ट्रांसफर किया जाता है या उसको सस्पेंड किया जाता है। तो इस मामले के अंदर जिस तरह से जानकारी निकल के आई है उसके अनुसार सरकार ने उस पर एक्शन लिया, उसको सस्पेंड किया है। और तीसरा मामला है SUV कार का। तो बहुत बार ऐसा होता है जब सरकारों से चूक होती है और कुछ ऑफिसर्स ऐसे निकल आते हैं कि जिनकी किसी मामले के अंदर संदिग्ध जिनको पाया जाता है, तो ऐसा थोड़ी है कि सरकार किसी क्रिमिनल एक्टिविटीज में शामिल हो जाएगी। सरकार किसी क्रिमिनल एक्टिविटीज में शामिल नहीं होगी। सचिन वाजे को लेकर के सरकार को जिस तरह से घेरा जा रहा है वो ठीक नहीं है। आरोप प्रत्यारोप कुछ भी लगाए जा सकते हैं, लेकिन जब तक NIA की जांच निकल करके नहीं आती है कि इसमें क्या है, जब तक ATS की जांच फाइनल प्रोसीडिंग्स नहीं आती कि इसमें क्या है, तब तक सरकार को नहीं घेरा जा सकता। लेकिन जांच से पहले NIA पर भी सवाल उठाना ठीक नहीं है ना? बिल्कुल उठा सकते हैं NIA पे जांच। देखिए, ये जिस तरह का मामला है, ये महाराष्ट्र के अंदर का मामला है, मुंबई का मामला है। NIA एक नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, कोई पाकिस्तान का मामला थोड़ी ना है, कोई चाइना का मामला थोड़ी ना है। ये अधिकार तो ATS का है कि ATS इसकी जांच करे। या तो महाराष्ट्र सरकार कोई संवैधानिक सरकार नहीं है क्या? ATS कोई संवैधानिक संस्था नहीं है क्या? लेकिन ठीक है, केंद्र सरकार में BJP के नेता है, BJP की केंद्र सरकार है और उसका हमेशा से प्रयास रहा है कि किस तरह से सरकार को घेरा जाए और किस तरह से सरकार को। लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने सर शुरुआत में जांच शुरू तो की थी, गिरफ्तारी नहीं हुई थी कोर्ट के कहने के बावजूद भी, और NIA गई वहां पर और पूछताछ के बाद उन्होंने गिरफ्तार भी कर लिया। देखिए, NIA ने किस तथ्यों के आधार पर उनको गिरफ्तार किया है ये अभी आगे चल करके पता चलेगा। आपने किन तथ्यों के आधार पर उनको सस्पेंड किया सर? देखिए, कोई भी अधिकारी अगर किसी भी पुलिस कस्टडी के अंदर 48 घंटे से ज्यादा रहता है, 24 घंटे से ज्यादा रहता है, तो उस अधिकारी का ये रूल है, उसको सस्पेंड करना पड़ता है। NIA ने जिस तरह से उनको गिरफ्तार किया है, तो ये तो सरकार का रूल है कि अगर कोई भी आदमी कस्टडी में रहा तो उसको सस्पेंड किया जाएगा। तो इसी रूल के आधार पर उनको सस्पेंड किया गया। ब्रजेश जी, सरकार अपने तरीके से काम कर रही है और आपको भरोसा करना चाहिए था, ना कि NIA को इस पूरे मामले की जांच सौंप देनी चाहिए थी, क्योंकि ATS को जांच पहले ही दे दी गई थी। बिल्कुल हितेंद्र जी, जो हमारे ये भाई साहब शिवसेना वाले कह रहे हैं कि मुंबई पुलिस पर भरोसा करना चाहिए था,
तभी तो मुंबई पुलिस सचिन वाजे को केस की जानकारी ले रही थी। एनआईए को जांच, उसी का इंतजार बना एनआईए को रही जांच थी। तो बाद में दी है, पहले तो एटीएस ही कर रहा था इस मामले में जांच। एनआईए को तो देखिए, दोनों एजेंसियां अब जांच कर रही है, ठीक है। इस टोके के केंद्र सरकार को सकता है कि लेकिन किसी भी तरह की कोई गलत फहमी कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि जो जांच होगी उसको दोनों जांचों को, एटीएस की जांच को भी और एनआईए की जांच को भी कोर्ट के अंदर प्रोड्यूस करना पड़ेगा। और वहां पर इस बात का बिल्कुल आकलन किया जाएगा कि जो जांच है किसकी सही है किसकी नहीं है। अगर ऐसा नहीं है कि एनआईए कुछ भी जांच करके दिखा देगा या एटीएस कुछ भी जांच करके दिखा देगी, तथ्यों के आधार पर ही जांच होती है। लेकिन साबित कौन करेगा सर, अगर आप एनआईए की भी नहीं मान रहे हैं, एटीएस की भी नहीं मान रहे हैं? साबित तो अदालत में करना पड़ता है हर मामले को। कोर्ट का फैसला मानेंगे आप? कोर्ट का फैसला मानेंगे ये कह रहे हैं? बिल्कुल, जो भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज होती हैं वो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज अपने सभी तथ्यों को अदालत के सामने रखती हैं कि उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन के अंदर ये पाया है, और उस इन्वेस्टिगेशन को देखने के आधार पर ही कोर्ट इस बात का फैसला करती है कि ये जो जांच है सही है या नहीं है। तो इसमें भी टाइम लगेगा, अभी बहुत प्रारंभिक स्टेज है। अभी प्रारंभिक स्टेज में आकलन कोई कुछ भी लगा सकता है, सब कोई कुछ भी कर सकता है, आरोप कोई कुछ भी लगा सकता है, लेकिन आरोपों पे शक के आधार पर सरकारें नहीं गिरा करती, जो बीजेपी आज सोच रही है। ब्रजेश जी, आप जो सोच रहे हैं वैसा नहीं होगा? कि जो शिवसेना वाले मित्र हैं, इनकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है मेरे पास में। संजय जी ये कह रहे हैं कि कोर्ट में साफ हो जाएगा किसकी रिपोर्ट सही है किसकी नहीं है। एटीएस भी जांच कर रही है, एनआईए भी जांच कर रही है, लेकिन उससे पहले ही एनआईए पर सवाल जरूर उठा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इनका काम है सवाल उठाने का। वो तो आपका भी है सर, आप भी उठा रहे हैं लगातार। हितेंद्र जी, जब सुशांत सिंह राजपूत की हत्या की गई थी तो इन्होंने क्या किया, इनकी मुंबई पुलिस ने सारे सबूत मिटा दिए गए, और उसकी जो रखा जाता है उसमें लगता अगर उसके बाद में पोस्टमार्टम के साथ में बाद में कोई चीजें रखी जाती है, कुछ चीजें दोनों एक साथ बोलेंगे तो कुछ समझ नहीं आएगा। संजय जी, दोनों एक साथ बोलेंगे तो समझ नहीं आएगा। वो कुछ कह रहे हैं एक बार जी। बिल्कुल संजय जी, मैं आऊंगा आपके पास जी। ब्रजेश जी, और उसके बाद में एक लड़की जो उनकी जो वो थी असिस्टेंट थी, पर्सनल पीए थी, उसकी हत्या हुई, वो 4 मंजिल से फेंक दी जाती है, कोई एफआईआर नहीं होती, कोई जांच नहीं होती। मनसुख हिरेन की हत्या हुई, कोई जांच नहीं हुई। अब इनके जो प्रमुख हैं, जो भाई साहब बैठे हुए हैं शिवसेना वाले, इनके जो प्रमुख हैं, जो वहां के मुख्यमंत्री है, वो कहते हैं अरे सचिन वाजे कौन सा ओसामा बिन लादेन है, तो इंतजार करें क्या उसका ओसामा बिन लादेन का? इससे बड़ा ओसामा बिन लादेन क्या है, जो देश के प्रमुख उद्योगपति को डराने धमकाने का काम करता है। आप जानते हैं कि जिलेटिन क्या होती है? 21 जनवरी को कर्नाटक के शिवमोगा में विस्फोट हुआ था, 8 लोग मारे गए थे। 2 दिन पहले और एक जगह कर्नाटक में विस्फोट हुआ था, उसमें 6 लोग मारे गए थे। तो सबसे पहला सवाल ये है कि उसके पास में जिलेटिन आए कहां से? संजय जी, बिल्कुल सवाल तो गंभीर है, क्योंकि इतनी बड़ी मात्रा में जिलेटिन, और कोई भी आदमी देश के सबसे बड़े उद्योगपति के घर के बाहर इस तरीके से ऐसी वारदात को अगर अंजाम दे जाता है तो सवाल तो उठेंगे। आतंकवादी से कम तो उसको समझा नहीं जाएगा। खबर तो इस तरह की भी है कि जितनी छड़ियां जो है नागपुर में किसी बीजेपी के नेता के यहाँ बनती है, ऐसी किसी उसकी अपनी फैक्ट्री, ऐसा कुछ इस तरह की खबरें भी निकल के आ रही है। अटकलें तो कुछ भी लगाई जा सकती है। सुशांत सिंह राजपूत मामले में भी इन्होंने इसी तरह से आरोप प्रत्यारोप लगाए थे। ईडी को भी लेके आए, सीबीआई को भी लेके आए, नार्को एनसीबी को भी लेकर के आए। क्या निकल के आया? जो रिपोर्ट मुंबई पुलिस की थी वही रिपोर्ट जो है सीबीआई की रही, वही रिपोर्ट जो है एनसीबी की रही, और वही रिपोर्ट ईडी की रही। कहाँ है वो 15 करोड़ रुपए बिहार के अंदर जो सुशांत सिंह राजपूत के पिता, जिनकी उम्र 75 साल है, उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई थी, और उनके जो चचेरे भाई हैं नीरज सिंह, इस चीज को इमोशनल कार्ड खेल करके बिहार में सरकार बना ली इन्होंने, और नीरज सिंह जी आज वहां पर मंत्री हैं। तो ये इमोशनल कार्ड खेलना ये बीजेपी का पुराना काम है। तो आज ये इमोशनल कार्ड के पीछे सिर्फ ये देखते हैं कि किस तरह से इनकी सरकार बने कहीं पर भी, और किस तरह से किसी की सरकार जो सचिन वाजे खुद कबूल कर रहे हैं वो गलत है। सचिन वाजे अगर किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है तो उसको कोई सपोर्ट नहीं करेगा। अगर किसी इस तरह की इलीगल, अगर किसी भी तरह के आपराधिक मामले में वो इन्वॉल्व है तो उसको कोई सपोर्ट नहीं करेगा। लेकिन लगातार जिस तरीके से सचिन वाजे के पक्ष में बयान जारी किए जा रहे हैं, कभी सामना में लिखा जा रहा है तो कभी मुख्यमंत्री खुद आकर के इस तरीके के बयान देते हैं, तो उससे तो सवाल उठेगा ना सर। शिवसेना के साथ उनके रिश्ते भी रहे हैं, वो एक शिवसैनिक भी रहे हैं इससे पहले, तो लाजमी है कि सवाल उठेगा शिवसेना पर। इस तरह तो ठीक है, सवाल उठा सकते हैं। इसलिए तो रविंद्र आगरे एक ऐसे इनकाउंटर स्पेशलिस्ट है
जिनके ऊपर 54 इनकाउंटर के केसेस थे और जो क्या कहते हैं कई हत्या श्रोती के केसेस थे, उन्होंने बीजेपी महाराष्ट्र बीजेपी को ज्वाइन किया, उसके अंदर ये नेता बन गए। तो ऐसा कौन सा पानी है, ऐसा कौन सा गंगा जल है कि इनकी पार्टी में आकर के अपराधी वो पाक साफ हो जाता है, और अगर कोई दूसरी पार्टी को बाय चांस सपोर्ट किया है या कभी शामिल हुआ है उसको लेकर के सरकारों को घेरते हैं। तो ये इनका काम है। इस टाइम ये महाराष्ट्र के अंदर जो है अपोजिशन में है, तो ये इस तरह का आरोप लगा सकते हैं। इन्हें आज बिल्कुल भी इस बात का गुमान नहीं है कि जिस शिवसेना ने 25 साल इनको सपोर्ट किया, इस देश में इनका प्राइम मिनिस्टर बनवाया, इस देश में महाराष्ट्र में का मुख्यमंत्री बनवाया, आज इनको एक दिन भी चैन नहीं है कि शिवसेना की आज महाराष्ट्र में सरकार बन गई, तो हर रोज सोचते रहते हैं किस तरह से उस सरकार को गिराएं। बिल्कुल बिल्कुल संजय जी, बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा करने के लिए। और ब्रजेश जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा करने के लिए। तो लगातार जिस तरीके से सचिन वाजे हालांकि एनआईए की गिरफ्त में है, लेकिन सचिन वाजे पर सियासत जो है वो जोर पकड़ रही है। लगातार सियासी पारा जो है वो इस पूरे मामले पर महाराष्ट्र में हाई होता हुआ नजर आ रहा है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए एएनपी न्यूज के साथ।